चैप्टर 6 देख रहे हैं, वर्क एनर्जी और पावर। वर्क एनर्जी और पावर पे सवाल जवाब देखेंगे। पहला है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स काम करता है, वर्क करता है किसी भी बॉडी पे, उसमें साइन की बड़ी अहमियत है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी या क्वांटिटीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। यानी कुएं से पानी निकालते समय जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला जो उत्तर है वो है पॉजिटिव। इस केस में जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये अगर कुआं है और इससे पानी निकाला जा रहा है तो पानी किस तरीके से निकाला जाएगा, इस तरफ, और आप खींचेंगे भी इस तरफ, तो फोर्स भी इस तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है। इसका मतलब जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। और वर्क कौन कर रहा है इसमें, और वर्क किस पे हो रहा है, बकेट पे हो रहा है, इसीलिए बकेट को यहाँ से खींचा जा रहा है, यहाँ से बकेट से खींचा जा रहा है। अगला है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और ये तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो वर्टिकली अपोजिट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है, ये अभी हम mg की बात कर रहे हैं, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो वर्क डन है उसका साइन नेगेटिव होगा। तीसरा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। कहने का मतलब अगर ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से बॉडी इस तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, जब भी बॉडी जाती है या किसी तरफ मूव करती है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये रफ है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। अब रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया गया है इसमें, जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगेगा, क्योंकि रफ है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये भी सवाल में दिया है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो जो यूनिफॉर्म फोर्स वो आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ताकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन हो सके। और जो अप्लाइड फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो मोशन के इसमें काम कर रहा है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो इस केस में पॉजिटिव होगा। अगला है, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो पेंडुलम अगर आप ले और उसको यहाँ पर उठा के छोड़ दें तो कुछ देर तक वो यहाँ तक जाएगा, आएगा, सब कुछ चलता रहेगा, उसके बाद एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो वर्क डन इस रेजिस्टिव फोर्स, जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है, वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, कि बताना है आपको। तो जो रेजिस्टिव फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है, एयर, हवा रेजिस्ट कर रही है, वो किस डायरेक्शन में होगा। जब भी जैसे जैसे यहाँ पर मोशन हो रहा है तो एयर इस तरफ रेजिस्ट करेगी, इस तरफ हो रहा है तो एयर इस तरफ रेजिस्ट करेगी। इसका मतलब दोनों ही केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वर्क डन जो है इस केस में नेगेटिव होगा। अब एक बॉडी है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है और इनिशियली वो रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें अप्लाई किया गया 7 न्यूटन का, और ये टेबल पे है। जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.1 दिया है। आपको कंप्यूट करना है वर्क डन अप्लाइड फोर्स द्वारा 10 सेकंड में, वर्क डन फ्रिक्शन द्वारा 10 सेकंड में, वर्क डन जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे 10 सेकंड में, और जो चेंज हो रही है, तब्दीली हो रही है काइनेटिक एनर्जी में उस बॉडी की 10 सेकंड में। तो यहाँ से शुरू करेंगे
कि यूके यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, या जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है। यानी कि अगर मैं यूके की बात करूं तो वो होता है फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो यूके के साथ एनआर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यूके के साथ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? इसी 2 kg वेट के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी की बात करें, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इसके mg के बराबर होगा, राइट। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूके 0.1 दिया हुआ है इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ले लिया। अब 2 kg वेट है, 2 इंटू 9.8 mg, 2 यहाँ रखना है, g ग्रेविटी 9.8 लेना है, तो 1.96 न्यूटन आएगा। अब नेट इफेक्टिव फोर्स क्या है? देखिए 7 न्यूटन इसमें फोर्स लग रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको अपोज कर रहा है वो आपका 1.96 निकल के आया। तो दोनों को माइनस करेंगे तभी हमारे पास नेट इफेक्टिव फोर्स आएगा। तो 7 से 1.96 को घटाया तो 5.04 आया। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है F/m। हम जानते हैं कि न्यूटन का जो लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास से। तो ये कितना है? नेट इफेक्टिव फोर्स कितना है? 5.04 निकाला, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस है s कैसे आएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ut क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, रेस्ट पे है, तो ये तो हट जाएगा, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो हाफ a आपके पास ये है 2.52 और टाइम आपको 10 सेकंड बोला गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ अप्लाइड फोर्स द्वारा। 7 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है और कुल मिला के आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 126। तो 7 को 126 से मल्टीप्लाई करिए, 882 जूल्स आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो 1.96 हमने ये निकाला था फ्रिक्शन फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 126 से, ये जो यहाँ निकाल के रखा है हमने, ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना आ गया? अच्छा 246.96 आएगा, लेकिन माइनस हमने साइन दिया है क्योंकि ये अपोजिंग डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसे नेट फोर्स द्वारा नेट फोर्स कितना निकल के आया था? 7 माइनस 1.96 5.04। 5.04 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 635.04 आ जाएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉडी की? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वही होगी जो वर्क डन, जो फोर्स ने 10 सेकंड में काम किया, जितना फोर्स ने वर्क डन किया वही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो कितनी आई थी हमारी? 635.04 जूल्स। तो यही है, ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है। ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है किसी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के एक डायमेंशन में। तो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, वो ये क्रॉस से दिखाई गई है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है। ऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस में। हर एक केस में आपको वो रीजन बताना है यदि ऐसा कोई है, इफ एनी दिया हुआ, जिसमें पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। इस एनर्जी के लिए पार्टिकल यहाँ नहीं हो सकता। आपको ये भी बताना है कि जो मिनिमम टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी इन केसेस में। कुछ और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी सोचिए इसमें, जिसमें ये शेप्स आपको रेलेवेंट लगे। तो इससे पहले कि हम इनको इंटरप्रेट करें एक एक करके ग्राफ को, पहले ये समझ लें कि जो एनर्जी होती है वो, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, राइट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि E माइनस पी हो गया, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपने आप में हाफ mv स्क्वायर होती है। मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और v स्क्वायर है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो स्क्वायर कर दीजिए उसका। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं हो सकता? उन रीजन में नहीं हो सकता जहां पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाए। बस ध्यान रखिएगा, यही इसका, इस सवाल का मेन जो एजेंडा है या फिर जो क्रक्स है वो यही है। अब आप इस पे आते हैं पहले वाले पे। यहाँ पर देखिए जो रीजन है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये 0 गई है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है यहाँ पे। तो इस, और अगर आप इसके ऊपर गए, a के ऊपर वाले रीजन में गए, मतलब इसके आगे गए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू E से ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपकी नेगेटिव हो जाएगी इस रीजन में। इसका मतलब
एक्स ग्रेटर देन ए के इस ए से ऊपर अगर आप गए तो यहां पर आपका पार्टिकल मतलब इस जगह पे नहीं हो सकता। जो मिनिमम टोटल एनर्जी है, जो पार्टिकल यहां पर हो, जिसकी मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है, वो 0 हो। अब अगला केस देखते हैं ये वाला। इसमें आप देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है आपके टोटल इस एनर्जी से, यानी कि जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की और जो काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की, वो दोनों ही नेगेटिव होगी। तो यहां पर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे बताएगा, क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और ये एनर्जी जो है ई, यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ई से ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि क्रॉस जहां दिया है उससे ऊपर जा रही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं हो सकता। अगले में आते हैं। यहां पर जो x इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे और x a तक इस जगह पे और b से ऊपर, इस b से ऊपर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो E से ज्यादा है। ये देखिए E यहां है, E यहां है ना। इस जगह पे x इक्वल टू 0 यहां से यहां तक और साथ में b से ऊपर, ये इससे ज्यादा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। इसका मतलब इन पोर्शन में इस जगह पे और इसके ऊपर आपका पार्टिकल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगला जो ग्राफ है उसको भी बहुत ध्यान से देखिए। ये -b/2 है और यहां से a/2 इस जगह पे। देखिए ये क्रॉस यहां है, तो इस जगह पे ये एक लाइन भी बनी हुई है, -b/2 से लेकर -a/2 और -a/2 से लेकर -b/2, ये -b/2 है यहाँ पे। मैं आपको उस ग्राफ में दिखाता हूँ, क्योंकि इन सब रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है ई से। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है आपका -b/2 से a/2 और a/2 से लेकर -b/2, इस जगह पर आपका इन दोनों रीजन में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी ई से ज्यादा है। जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है किसी पार्टिकल का एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो चल रहा है, वो इस तरीके से दिया है, Vx इज इक्वल टू kx²/2। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। यहाँ पर k है फोर्स कांस्टेंट इस ऑसिलेटर का, k दिया हुआ है। अगर अगर k 0.5 न्यूटन पर मीटर है, तो जो ग्राफ है Vx, ये Vx वर्सेस x, वो आपको यहाँ दिया गया है। आपको बताना है कि पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी 1 जूल है, जो मूव कर रहा है इस पोटेंशियल में, मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इक्वल टू +-2। जैसे ही ये x में x2 होगा या x-2 होगा, तो इसको वापस आना है। तो जो चीजें दी हैं उनको लिख लेते हैं पहले। टोटल एनर्जी हमारे पास है E 1 जूल। फोर्स कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ये बेसिकली k की वैल्यू दी हुई है 0.5। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई पार्टिकल की, k के बारे में बात करें आप तो ½ mv²। अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ में अगर हम देखें तो एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए जो टोटल एनर्जी दी है, टोटल एनर्जी आपके पास है 1, कितना है 1 जूल। ये बराबर हो गया v और k होता है ½ mv² और v आपको यहाँ पर k इंटू x²/2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए ½ kx² प्लस ½ mv²। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, इस तरीके से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस पॉइंट पे जाएगी और फिर रेस्ट पे आ जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर रेस्ट पे आ जाएगी। तो मतलब जब वो टर्न बैक होगी, यहाँ टर्न बैक हो रही है, यहाँ टर्न बैक हो रही है। जब टर्न बैक हो रही है तो वेलोसिटी यानी कि k किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी टोटली वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी 0 होगी। इस केस में अगर इसको आप 0 करते हैं तो 1 बराबर होगा ½ kx² का। ओके, तो अगर आप देखें कि हम k की वैल्यू 0.5 डाल दें तो ये वैल्यू आएगी, और x निकालना है तो 0.5 को नीचे ले आइए, 2 को ऊपर ले जाइए, इसको सॉल्व करिए, x इक्वल टू x² आपका 4 आया, तो इसका मतलब x क्या होगा +-2, इसका रूट लिया हमने। तो इसका मतलब है पार्टिकल, जो भी पार्टिकल की बात हो रही है, जब ये +-2 पे आएगा तो इसको वापस आना पड़ेगा।
एक केसिंग है रॉकेट की, जो रॉकेट फ्लाइट में है, ये फ्रिक्शन के कारण जो बहुत तेजी से जाता है और जो इस पे फ्रिक्शन पड़ता है उसके कारण ये जल जाता है। किसके एक्सपेंस पे, एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑप्टेन, यानी कि जो हीट एनर्जी इस ये जो जलता है, जब ये ऊपर जाता है तो फ्रिक्शन से जलता है, तो किसके एक्सपेंस पे आ रही है ये? रॉकेट दे रहा है इसको या एटमॉस्फेयर दे रहा है? और देखिएगा कॉमेट, कॉमेट ये सन के अराउंड मूव करते हैं और इनकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन कॉमेट पे लग रहा है सन द्वारा, वो नॉर्मल नहीं होता है कॉमेट की वेलोसिटी से, क्योंकि ये इलिप्टिकल शेप है, सर्कुलर नहीं है। लेकिन फिर भी जो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा हर एक कंप्लीट ऑर्बिट पे, वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों, ये बताना है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के, अगर ये अर्थ है तो ये आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट है, और बड़ा एक बहुत महीन, जैसे थिन एटमॉस्फेयर में, वेरी थिन एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर एनर्जी वो लूज करता है, जिसमें एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस भी होता है, बहुत कम होता है। लेकिन वाई देन डज इट स्पीड इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही ये बहुत करीब आता है अर्थ के, एकदम जैसे ही करीब आता रहता है, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है? ओके, एक इसको हम इस तरीके से देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इस रॉकेट को, एक एक करके हम देखते हैं। रॉकेट के बारे में बात करें तो जो रॉकेट जब इस तरीके से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो जो बर्निंग है इसकी केसिंग की, जो इसमें जलता है इस फ्लाइट में, ये फ्रिक्शन के द्वारा है। अब इससे क्या होता है कि जो मास है वो कम होता है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है ना। तो जो रिडक्शन है, अब जब ये जलता है तो फिर इसका मास भी कम होता है, तो रॉकेट का मास जो कम हो रहा है वो इसकी एनर्जी कम करता है। इसका मतलब जो हीट एनर्जी है वो कहां से आ रही है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कहां से आ रही है, रॉकेट से ही आ रही है। और रॉकेट का ही तो मास कम हो रहा है, वहीं से एनर्जी आ रही है। अब दूसरे की बात करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और क्योंकि जो काम किया जा रहा है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, अगर आप क्लोज्ड पाथ के बारे में बात करें तो वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक कंप्लीट ऑर्बिट पे वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए कॉमेट का जीरो होता है। ये दूसरे का जवाब हो गया। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। जो अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये जैसे ही अर्थ के क्लोजर आता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइट कम हो रही है, करीब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कम हो रही है। और क्योंकि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट है, तो जो रिडक्शन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। यही तो कंजर्वेशन है। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की बढ़ती है, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन भी है, तो पूरी एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो बहुत कम अमाउंट से बढ़ती है। ओके, ऐसे हम इसका भी डिस्कशन देखेंगे। पहले इसका सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से है, एक आदमी 2 मीटर वॉक करता है, इसके पास मास है 15 केजी का उसके बेयर हैंड पे। अब दूसरे में वो वही डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन यहाँ पर ये पुली को खींचता है, रोप को खींचता है, और ये रोप जा रही है पुली के ऊपर। मास यहाँ पर भी 15 केजी। इन दोनों केस में किसमें ज्यादा काम होता है? तो उत्तर इस तरीके से आता है, आप देखिएगा कि हम दोनों केस देखेंगे और आप देखेंगे किसमें ज्यादा काम आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो पहला केस है इसमें मास आपके पास है 15 केजी और डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 2। अब जो वर्क डन हो रहा है वो आपके पास क्या है, वर्क डन आपका F इंटू एस या डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। ये तो खैर एक एक्सप्रेशन है जो हम जानते हैं। अब थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में जब वो पैदल जा रहे हैं तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स वो इस तरफ लगा रहे हैं, तो 90 डिग्री हो गया इसके बीच में।
मास है 15 kg, ग्रेविटी आपकी 9.8 लग रही है, डिस्टेंस वो 2 कदम 2 या मीटर या इतना डिस्टेंस चले, और 90 डिग्री इनके बीच में जो एंगल है, तो cos 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, काम जो है जीरो, वर्क जीरो। अब दूसरे केस में आते हैं जब ये पुली खींच रहे हैं, मास यहाँ पर भी 15 kg है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी 2 मीटर है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स का, जो फोर्स रोप पे अप्लाई हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो इनके डिस्प्लेसमेंट का, वो दोनों सेम, मतलब फोर्स इस तरीके से यहाँ लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ खींच रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब एंगल इनके बीच में क्या हो गया, जीरो। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि W = FS cos थीटा। अब cos थीटा में आप देखिए F, जो F है इसकी जगह हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं क्या है, ये फोर्स इस mg के बराबर ही तो है, तो F की जगह mg रख देंगे, S आपका रहेगा cos, क्योंकि cos ये थीटा जीरो है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो cos जीरो आपका बना जाएगा। कम इंटू जी इंटू एस, यहाँ पर रख दीजिए तीनों वैल्यू जो हमने पहले भी रखे थे, 294 जूल। इसका मतलब जो काम हो रहा है वो सेकंड केस में ज्यादा है। आपको ये पढ़ना है, उसके बाद जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है उसमें अंडरलाइन करना है। When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered. तो इनमें आपको एक चीज चूज करनी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, पॉजिटिव वर्क काम करता है किसी बॉडी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कम होती है, ज्यादा होती है, वैसी ही होती है। उसके बाद वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इट्स। अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो किस चीज का लॉस करता है, काइनेटिक एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी का। फिर एक और है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम इन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये जो रेट ऑफ चेंज है टोटल मोमेंटम का, बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, वो प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सटर्नल फोर्स के या जो इंटरनल फोर्स के एडिशन, सम इंटरनल फोर्स के प्रोपोर्शनल है। अगर आप इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें दो बॉडीज की, तो जो क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती कोलिजन के बाद, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल लीनियर मोमेंटम है, टोटल एनर्जी है सिस्टम ऑफ टू बॉडीज की। तो एक एक करके इसमें से टिक करेंगे। पहला जो है वो डिक्रीजेस है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी है, तीसरा एक्सटर्नल फोर्स है, चौथा जो है टोटल लीनियर मोमेंटम। ये चूज करेंगे आप, जो आपको ऑप्शन दिए गए थे ना उनमें से ये चूज करेंगे। तो पहला देखते हैं, देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है बॉडी पे, जब ये डिस्प्लेस करता है बॉडी को किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। इस कारण से जो बॉडी है या जो भी आप जिसकी बात कर रहे हैं पार्टिकल की, तो वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ एडवांस करेगा, बढ़ेगा, सेंटर ऑफ द फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो उस तरफ जहां फोर्स का सेंटर होगा उस तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सेपरेशन है दो के बीच में उसको डिक्रीज करेगा, कम करेगा। इसका मतलब जब आपका सेपरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अगला जो हमने देखा था उसमें क्यों काइनेटिक एनर्जी आया, पहले में तो डिक्रीजेस हो गया, दूसरे में ये दूसरा है, द वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कोई अगर काम हो रहा है, कोई बॉडी जा रही है, फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब कम क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए दूसरा आंसर जो है काइनेटिक एनर्जी है। तीसरा है जो इंटरनल फोर्सेस, जो भी उनकी डायरेक्शन हो, वो कोई भी जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का, उसमें कोई भी अंतर नहीं ला पाएंगे, कैन नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज। टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं ला सकते। इसका मतलब जो टोटल मोमेंटम है, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होता है जो बाहर के फोर्स काम कर रहे हैं उस सिस्टम में, इसीलिए इसका उत्तर होगा एक्सटर्नल फोर्स। आखिर की बात करें तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन। तो बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू या फॉल्स है, और इसका रीजन भी देना है। एक इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडी है, इनका मोमेंटम और एनर्जी हर एक बॉडी का कंजर्व होता है। इसका उत्तर इस तरीके से होगा, जब इलास्टिक कोलिजन की बात होती है
तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम दोनों बॉडीज का, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं, दोनों बॉडीज का कंजर्व होता है। अगला है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी, ये फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस वो उस बॉडी में है। देखिए जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इसका उत्तर इस तरीके से है, वो बैलेंस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम में उनका योगदान नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं उन्हीं की एबिलिटी होती है, उसी से वर्क होता है, काम होता है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो जो सिस्टम है, बॉडीज है, उनके उनके जो चेंज है एनर्जी में, केवल करने की क्षमता एक्सटर्नल फोर्सेस की है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। देखिएगा इसकी बात हो रही है कि अगर मोशन ऑफ द बॉडी अगर इस तरीके से है, क्लोज लूप में है, तो वर्क डन जीरो है, ये कहा गया है इसमें। तो ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, यानी कि जो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, एक मोशन है बॉडी की, और उस तरीके से है कि इस तरीके से क्लोज लूप बन रहा है, वो जीरो तभी होगा जब आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं और किसी फोर्स की नहीं। In an elastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. Inelastic collision अगर हो रहा है तो जो फाइनल मतलब जब हो चुका होगा उस पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो कम होगी जो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एफ की बात करें, ये कम होती है किससे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि जब इस टाइप का कोलिजन होता है तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस किस तरीके से होता है? हीट में। अगर दो बॉल टकरा रही हैं और आपस में थोड़ी सी हीट भी पैदा होगी, आवाज भी आपको भी सुनाई देती है, इस कारण से ये होता है। रीजन के साथ आपको उत्तर देना है इनका। अगर इलास्टिक कोलिजन है, दो बिलियर्ड बॉल का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्या सवाल यह है कि क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? जब बहुत छोटे से, क्योंकि जब ये टकराती है तो बहुत कम समय के लिए टकराती है, बहुत शॉर्ट टाइम कोलिजन होता है इसमें। एक और चीज है, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम, मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है? ये जो बहुत छोटा टाइम है जिसके लिए आपस में टकरा रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इन दो बॉल्स के बीच में। अब यही जवाब आपको इन इलास्टिक कोलिजन के लिए देना है। एक और चीज है, यदि जो पोटेंशियल एनर्जी है दो बिलियर्ड बॉल की, ये किस पे डिपेंड करती है? केवल इस पे डिपेंड करती है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना, इतना है या इतना है, इनके सेंटर के बीच में, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? हम यहाँ पर जो सवाल है उसमें क्लियर दिया गया है। यहाँ पर बात पोटेंशियल एनर्जी जो कोलिजन के समय जो फोर्स पैदा कर रहा है, या यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है। तो पहली चीज तो इसके बारे में बात करते हैं, इसका उत्तर है नहीं। जब एक इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो बॉल्स की होती है और बराबर होती है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको टोटल KEF कर दूं, इस तरीके से होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व कब नहीं होगी? ये कंजर्व नहीं होगी जब दो बॉल आपस में कांटेक्ट में होंगे। ध्यान रखिएगा, ये कब नहीं कंजर्व होगी? जब आपस में कांटेक्ट में होंगे। बल्कि जब ये कोलिजन हो रहा होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है इन बॉल्स की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उस समय वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय के लिए ये टकरा रहे होंगे, एक मोमेंटरी रेस्ट में होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला जो पूछा गया था वो ये था कि क्या टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा इस छोटे से अंतराल जिसमें वो टकरा रहे हैं?
तो उत्तर है यस। एक इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होता है, हमेशा इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं। और उसके बाद है क्या ये इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा इसमें, तो हमारा उत्तर रहेगा पहले के लिए नो, दूसरे के लिए यस। पहला का नो क्यों, जब इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो यहां कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, कहीं ना कहीं होगा, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिलियर्ड्स की कोलिजन के पहले, टकराने के पहले, वो हमेशा ज्यादा होगी कोलिजन के बाद के बनिस्बत या उसके रिस्पेक्ट में। और क्यों हम इसको यस बोल रहे हैं, अगर ये इनइलास्टिक है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ बिलियर्ड बॉल का वो कंजर्व रहेगा यदि ये इनइलास्टिक कोलिजन है तब भी। ये सभी समय के लिए ट्रू है, टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है। अब एक और चीज पूछी गई थी यहां पर, यदि पोटेंशियल एनर्जी दो बिलियर्ड बॉल की वो केवल सेपरेशन पे डिपेंड करती है उनके सेंटर के बीच में, तो क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इसका उत्तर है इलास्टिक है। दिस इज, इसका उत्तर होगा इलास्टिक। ये जो हमको केस दिया गया है दो बॉल टकराने का, तो जो फोर्स इसमें इन्वॉल्व है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेशन है इसमें, और इसीलिए ये केवल सेपरेशन पे डिपेंड करते हैं, जो बॉल्स का आपस में सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कोलिजन क्या है, इलास्टिक, इसीलिए इसका उत्तर इलास्टिक हो जाएगा। एक बॉडी रेस्ट पे है, ये एक डिमेंशन मोशन की तरफ बढ़ती है और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। द पावर डिलीवर्ड ऑफ इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, जो पावर है वो प्रोपोर्शनल किस किस के है, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके। तो ये चार चीजें दी हुई हैं, तो किससे किससे प्रोपोर्शनल है ये, तो उत्तर आता है ये 2। अब ये कैसे आया, ध्यान से देखिएगा, मास बॉडी का m है, एक्सेलरेशन बॉडी का a है। अब न्यूटन का हम सेकंड लॉ ले तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिएगा आप मास किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी जगह ले जाएं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और सवाल में क्लियर दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जब ये दोनों कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, या ये कहें कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। अब आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, तो dv बाई dt भी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जब आप dv बाई dt कांस्टेंट कह रहे हैं तो dv को जरा यहाँ पर dt को जरा ऊपर ले जाइए, या कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब आता है, जब dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तभी तो dv इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, है ना। तो हम इसको dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt लिख सकते हैं, या फिर ये वेलोसिटी है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का हटा के v इक्वल टू सम अल्फा t लिख सकते हैं। अल्फा t जो मैंने के बताया वही अल्फा, मतलब कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा लैम्डा जो आपकी मर्जी हो। अब अल्फा कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। अब पावर किस तरीके से दिया जाता है, पावर है फोर्स इनटू जो वेलोसिटी है आपकी। तो अब पावर देखिए, यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है t से, तो इसका मतलब पावर हो गया प्रोपोर्शनल t से, तो पावर यहां पर प्रोपोर्शनल हो गया t से, इसीलिए इसका उत्तर है जो t से प्रोपोर्शनलिटी, सेकंड पॉइंट इसका सही है, मतलब ये चीज सही है, दिस पावर डिलीवर्ड। एक बॉडी है जो यूनिडायरेक्शनली मूव कर रही है, अब यहां पर कांस्टेंट पावर है, जो सोर्स है कांस्टेंट पावर का, इस कारण से बॉडी जा रही है, मूव कर रही है यूनिडायरेक्शनली। अब जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम t, अब डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं। देखिए सबसे पहले पावर होता है f इंटू वी, ये हम सब जानते हैं। अब क्योंकि f इंटू वी एक एक करके इसको देखा जाए, पावर है f इंटू वी, मैंने कहा पावर इक्वल टू f इंटू वी, ओके। f की जगह हम ma लिख दें, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको और थोड़ा सा करते हैं, a को हम लिखते हैं dv बाई dt, राइट, m इंटू dv बाई dt, और बाहर v ले लेते हैं, राइट।
जो फोर्स है इसको मैंने एम ए लिखा, ए की जगह डीवी बाई डी टी लिखा, यानी कि ये मास वेलोसिटी है डीवी बाई डी टी। अब ये कांस्टेंट है, उन्होंने कहा ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस अगर हमने कहा ये इसको थोड़ा सा वेरिएट करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं यहाँ पर यूनिडायरेक्शनली घूम रहा है, कांस्टेंट पावर, कहीं ना कहीं से इसको हम इस तरीके से करेंगे कि हम x ले आए। तो x कैसे ले आएंगे, x कहां से आएगा? पहली चीज तो ये देखिए कि यहाँ पर dv है, यहाँ dt है, ये m है, और हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू है कांस्टेंट, इसको हम k कह रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, k दिया हुआ है, कांस्टेंट मान रहे हैं। dt के ऊपर इधर ले जाइए तो mv, और ये क्योंकि मास, इसको dt को ऊपर ले जाएंगे तो k dt आएगा, मास को ले जाइए तो m नीचे आएगा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, बेसिकली हमने किया क्या, m v dv बाई dt, इसको हमने कहा k। हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, v dv को एक जगह रखेंगे, dt को ऊपर ले जाएंगे, k को नीचे ले जाएंगे, मतलब k dt बाय m हो गया। वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये चीज की गई है। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो वी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, k बाय m बाहर ले लेंगे, दोनों कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन होता है t। इससे v निकल के आएगा, 2 ऊपर ले जाइए और अंडर रूट कर दीजिए, तो अंडर रूट 2 kt बाय m। अब v क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx बाय dt, है ना? तो इस v की जगह हम dx बाय dt रख देंगे। dx बाय dt किसके बराबर हो गया, अंडर रूट जो ये चीज आ रही है, तो अंडर रूट 2k बाय m। अब इसमें क्या 2k बाय m अंडर रूट, तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ 2k बाय m t, तो इसमें ये तो पार्ट कांस्टेंट हो गया। अंडर रूट t मतलब होता है t की पावर हाफ, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, t को अलग कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 2k बाय m और t की पावर हाफ, इन लोग अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, dx यहाँ रखिए, dt को इस तरफ ले जाएंगे, तो अब दो dx यहाँ आ गया, dt यहाँ आ गया, तो k डैश किस तरीके से बन रहा है, जो k डैश है ये हमने इसको कहा कि भाई 2k बाय जो भी वैल्यू आपकी आ रही है उसको हमने यहाँ पर नया कांस्टेंट हो गया है, इसमें हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमने केवल dx किया। अब हम क्या करेंगे कि इसको और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इसका इंटीग्रेशन x होगा, जो कांस्टेंट है बाहर ले आइए, और उसके बाद k डैश हमने मान लिया, k डैश कांस्टेंट है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं t की पावर हाफ, जो यहाँ पर लिया था इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, t की पावर, ये जो t की पावर हाफ है ये है हाफ, ओके, हाफ इसमें डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, t की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। जैसे हम देखेंगे ये t की पावर हाफ प्लस 1 क्या होता है, t की पावर 3/2, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो कांस्टेंट नीचे आएगा वो यहाँ पर वेरिएट हो गया, तो क्या आ गया 2/3 k डैश t की पावर 3/2। इस कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट जो भी आता है, क्योंकि इसलिए हमने इस कांस्टेंट को हमने k डैश कह दिया, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद ये क्या आया, t की पावर 3/2, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो x किस पे रिलेट कर रहा है, x इज इक्वल टू सम k, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है जो हमारा वैल्यू आई, लेकिन ये t 3/2 आया, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, तो ये होगा इसका उत्तर। एक बॉडी है, कंस्ट्रेंड है कि वो मूव करे z एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, z डायरेक्शन में मूव करे। अब इसमें फोर्स जो लग रहा है वो है F माइनस आई, x डायरेक्शन में -1, इसका मतलब कंपोनेंट हो जाएगा y में 2 और z में आपका 3, इतना न्यूटन का फोर्स है। आई जे के यहाँ पर जो है यूनिट वेक्टर्स हैं x y z के अलावा। कितना वर्क डन होगा इस फोर्स द्वारा, जो बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस 4 मीटर दिया है और z एक्सिस के अलावा। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कहा है 4 मीटर अलोंग z एक्सिस, यानी 4 मीटर अलोंग z एक्सिस, मतलब आप k वेक्टर लेंगे, ये z एक्सिस मतलब ये x y z। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 4k दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी -1 इंटू यहाँ पर देखिए k है, इसका मतलब बाकी चीज 0 है, i और j 0 है, -1 इंटू 0, 2 इंटू 0, केवल 3 इंटू 4 होगा, क्योंकि यहाँ इसके i और j कंपोनेंट नहीं है, इसलिए 0 0 ले ली। 3 इंटू 4 आएगा केवल आपका, और कोई नहीं आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 4 आपने किया तो 12 जूल आ गया, तो 12 जूल है, यही वर्क डन है फोर्स द्वारा इस बॉडी पे।
इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये डिटेक्ट किए गए। एक कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पहला काइनेटिक एनर्जी 10 केईवी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा जो है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बताना है व्हाट इज फास्टर, कौन सा फास्ट है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन फास्टर है या प्रोटॉन फास्टर है। आपको इनका रेशियो भी लेना है स्पीड्स का, और कुछ चीजें इसमें दी हुई है। इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, और ये भी बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले उत्तर इसका देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन फास्टर होगा और रेशियो जो स्पीड है वो 13.54 बाय 1 या 1:1। कहां से आया ये, एक एक करके चलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको प्रदान किया गया है, दिया गया है, तो हम इसको लिख लेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको दिया गया है, इसको भी हम लिख लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या दी गई है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो की जगह 10 की घात 3, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो के है उसको हमने 10 की पावर 3 लिखा, 10 की पावर 4 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका मतलब जूल में इतनी वैल्यू आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी जो प्रोटॉन की है वो क्या है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 और ये के 10 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दीली करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल मिला के 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 आ गया। अब जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वी हम मानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 को पहले जाइए, m को नीचे लाइए, अंडर रूट कर दीजिए, तो 2 इंटू जो एनर्जी है बाय m, एनर्जी हम अभी भी निकाल चुके, डिवाइडेड बाय m, मास इसका हमको इलेक्ट्रॉन का पता है, तो ये 5.9793 इंटू 10 टू द पावर 7 आ जाएगी। यही हम काम करेंगे किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है प्रोटॉन की वो है हाफ एम वीपी स्क्वायर। अब यहाँ पर वीपी स्क्वायर निकालेंगे, 2 पे ले जाइए, यहाँ m को ले जाइए यहाँ पर, और अंडर रूट कर दीजिए, जो कि यहाँ किया गया है। यहाँ वैल्यू लिख दीजिए जो ई के पी निकाला हमने, और मास हमको दिया गया है, यानी 4.38 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। अब वीपी और वीई जो निकाला है इनका रेशियो ले लीजिए, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और रेन ड्रॉप्स, एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर इसका रेडियस है। अब ये किस हाइट से गिर रहा है, 500 मीटर ग्राउंड से ऊपर। ये गिर रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, क्योंकि एक अच्छा खासा विस्कस रेजिस्टेंस मिल रहा है हवा द्वारा, तो वो उसको रोक रहा है गिरने से। अब आधे दूरी तक तो ये ओरिजिनल हाइट तक गिरता है, फिर ये मैक्सिमम यानी कि टर्मिनल स्पीड गेन कर लेता है। उसके बाद आधी दूरी तक तो ये इस तरीके से गिरता है, उसके बाद आधी दूरी पर ये यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है। आपको बताना है कितना वर्क डन किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा इस ड्रॉप पे पहले, और इसका मतलब पहली दूरी अलग तरीके से तय कर रहा है, दूसरी जो दूरी है अलग तरीके से तय कर रहा है। तो पहला और दूसरा हाफ जो है, जो उसकी जर्नी हो रही है वाटर ड्रॉप की, उसमें दोनों में आपको कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना एनर्जी, कितना काम कर रहा है, वर्क डन कितना है वो निकालना है। उसके बाद कितना वर्क डन हुआ इस रेजिस्टिव फोर्स द्वारा इस पूरी जर्नी में। यदि स्पीड जिस स्पीड से ये नीचे यहाँ पर गिरता है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कि रेन आपकी ड्रॉप है बाकायदा, इसका यहाँ पर आपको 2 mm रेडियस मिला हुआ है, तो मिलीमीटर को जरा मीटर में चेंज करेंगे तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा इस पूरे ड्रॉप का वॉल्यूम, क्योंकि अगर हम इसको स्फेरिकल माने तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर आपको मिला है यहाँ पर रख दीजिए, 4/3 इंटू पाई, पाई की जगह 3.14, और ये आर की जगह 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और क्यूब है तो उसकी पावर 3 ले लें, तो वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी जो पानी की है ये हमें खैर पता है, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी डेंसिटी आ गई। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है, F इक्वल टू mg, जब नीचे की तरफ काम करता है जो फोर्स काम करेगा वो m इंटू जी। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई, मास और ग्रेविटी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वर्क कितना हुआ, वर्क कितना किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, जब पहले आधे दूरी पे काम कर रहा है, तो W जो पहला
इनिशियल हम बात कर रहे हैं, एक 1 और ये 2 अलग से निकालेंगे। W1 जो काम कर रहा है ये आधी दूरी, ये आधी दूरी है, तो आधी दूरी के लिए हमारे पास ये फोर्स है और डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया ये इसमें बताया गया है। भाई डिस्टेंस जो है 500 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर हो जाएगा, आधा आधा डिस्टेंस 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जो हमने वैल्यू अभी भी निकाली थी। तो ये f निकाल लिया था हमने, f को हमने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको 250 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 0.082 जूल आ गया। इतना काम किया गया है, द अमाउंट ऑफ वर्क ये आपका हो गया। अब दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। ये वाली ये जो काम किया गया है वही आपकी सेकंड इसमें काम किया गया है, तो 0.082 जूल। अब क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, यदि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो टोटल एनर्जी जो रेन ड्रॉप की है वो सेम रहती, यानी कि टोटल एनर्जी जो टॉप पे होगी वो क्या होगी, mgh है ना, mgh, यानी कि आपके पास मास इतना था, ग्रेविटी आपने यूज कर ली है, हाइट आपके पास इतनी आ गई 500 जो शुरुआत की है, यानी कि इस जगह पे क्या इसकी एनर्जी होनी चाहिए, ये 0.164 जूल आ गया। लेकिन ये तब की बात थी जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं था, लेकिन अभी यहाँ रेजिस्टिव फोर्स है और जो ये गिरती है यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड दी गई है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर पहुंचने पर क्या आ गई, अब क्योंकि यह ग्राउंड पे जीरो हो जाएगा h, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, केवल हाफ mv² होगी, mgh जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो है, हाफ mv², यानी कि हाफ इंटू एम मास ले लीजिए जो हमने निकाला, और वेलोसिटी 10 दी हुई है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1.675 इंटू 10⁻³ ये तब की बात थी जब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं था, ये तब की बात है क्योंकि वेलोसिटी दी हुई है, ये तब की बात है जो रेजिस्टिव फोर्स है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास -0.162 जूल आ जाएगा, यही रेजिस्टिव फोर्स है। एक मॉलिक्यूल है एक गैस कंटेनर में, वो हिट करता है एक हॉरिजॉन्टल वॉल को, उसकी स्पीड आपको दी गई है 200 मीटर पर सेकेंड और एंगल बताया गया है 30 डिग्री नॉर्मल के साथ, परपेंडिकुलर के साथ, और रिबाउंड करता है उसी स्पीड, सेम स्पीड से। क्या मोमेंटम कंजर्व हुआ इस कोलिजन में, क्या ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, आपको ये बताना है। इसका उत्तर समझिएगा, पहली चीज तो ये है कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है और कोलिजन इसमें इलास्टिक है। इसका मतलब जो मोमेंटम है इस गैस मॉलिक्यूल का ये कंजर्व रहेगा यदि इलास्टिक हो या यदि इनइलास्टिक हो कोलिजन, ये ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। अब इसमें सवाल में बताया गया है कि जो गैस मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड और ये एक स्टेशनरी वॉल को जो कंटेनर की है उसे टकरा रहा है और उसके बाद उसको टकरा के वो सेम स्पीड से बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रिबाउंड वेलोसिटी है वो वॉल की वो तो जीरो है। इसका मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की ये कंजर्व हो रही है टकराने पर जो कोलिजन है, इसीलिए ये एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का। एक पंप है ग्राउंड फ्लोर पे एक बिल्डिंग के, वो पंप कर सकता है पानी को ऊपर की तरफ ताकि एक टैंक को फिल किया जा सके। वॉल्यूम इसका है 30 मीटर क्यूब, 15 मिनट में कर सकता है। यदि जो टैंक 40 मीटर ग्राउंड के ऊपर है और एफिशिएंसी इस पंप की है 30%, तो कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगा इस पंप द्वारा। तो एक एक चीज जो दी है पहले वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम आपके पास है 30 मीटर क्यूब, टाइम आपको 15 मिनट दिया हुआ है, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि सेकंड में निकाला जा सके, 900 सेकंड हो गया। हाइट आपकी है 40 मीटर जो कि यहां दिया हुआ है। उसके बाद एफिशिएंसी ईटा बोलते हैं इसको, इस तरीके से ये आपकी 30% है। अब डेंसिटी पानी की हमें पता है 10³ kg पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको डेंसिटी पता है, तो इससे मास निकल के आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मास भी आ गया। अब जो आउटपुट पावर है वो कैसे निकल के आएगा, पावर हम जानते हैं वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम, तो अगर पावर निकालना है तो वर्क डन बाय टाइम निकालेंगे इस तरीके से।
तो वर्क डन है mgh ऊपर की तरफ पहुंचाने के लिए mgh/t। तो ये सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपके पास इतना वॉट आ जाएगा। जो इनपुट पावर है PI, और एफिशिएंसी कैसे दी जाती है? एफिशिएंसी का मतलब है कि PO/PI। इसका मतलब ये है कि भाई इनपुट पावर क्या है और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। ये आउटपुट मिला और इनपुट क्या पावर क्या दिया गया, ये आपको 30% दिया गया है। अभी भी आपने P0 निकाल लिया या P आउटपुट निकाल लिया, तो P आउटपुट निकल गया, 30% यहाँ है, PI निकालना है। तो कैसे करेंगे? PI को यहाँ ले आइए, 30 से डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये वॉट में आ जाएगा। डिवाइड बाय अगर आप चाहें तो 10⁻³ से कर लीजिए, तो आपका किलोवाट में आ जाएगा। दो आइडेंटिकल बॉल्स बियरिंग्स है, कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे से, और एक फ्रिक्शनलेस टेबल में रेस्ट कर रहे हैं। अब ये हिट किए जाते हैं, टकराते हैं हेड ऑन एक और बॉल से, एक और बॉल बियरिंग से, जिसका मास भी सेम है, और इनिशियली वो मूव कर रही है स्पीड v से। यदि कोलिजन इलास्टिक है, कौन से इन फिगर में पॉसिबिलिटी है, यानी कि इस फिगर में कौन सा पॉसिबल है कोलिजन के बाद? अब देखिए कि जो टोटल मोमेंटम है पहले और बाद में, इसमें कांस्टेंट रहेगा। कैसे? अब ये एक एक करके हम देखते हैं। एक इलास्टिक कोलिजन है जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वो पहले और बाद में कंजर्व रहती है। अब हो ये रहा है कि आपका जब जो मास m हिट कर रहा है, बॉल बेरिंग हिट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है कोलिजन के पहले क्या है? यहाँ पर देखिए, जो ये बॉल दोनों है ये तो रेस्ट पे है, इसका मतलब हाफ इंटू जो मास हमने m+m लिया, वो वेलोसिटी इसकी 0 है। केवल जो आ रहा है ये कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा है, तो हाफ mv² रहेगा, ये 0 हो जाएगा, तो हाफ mv², v कैपिटल v मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। अब जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की कोलिजन के बाद, वो क्या होगी? हाफ 2m इंटू 0 प्लस हाफ mv²। इसका मतलब ये है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो इस केस में भी कंजर्व हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कोलिजन के बाद जब तीनों जुड़ जाएंगे, देखिए एक एक केस ले रहे हैं, पहले एक केस ये हो गया, ठीक। एक केस में क्या कहा गया, फिर से समझिएगा इसको। पहले केस में यह है कि इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है और इनकी वेलोसिटी जो है कुछ यहाँ पर दी गई है। दूसरा केस जो हमने लिया, इसमें वेलोसिटी 0 यहाँ पर कर दी गई, यानी कि जो दोनों सिस्टम है उनकी वेलोसिटी 0 हो गई, और ये तीसरे की वेलोसिटी भी है। ये जो 2m है, हाफ इंटू m, और वेलोसिटी इसकी 0 हो गई दूसरे केस में। और ये जो लाल कलर का देख रहे हैं, इसके पास v वेलोसिटी मिल गई, तो यहाँ पर भी हाफ mv² हुआ, यानी कि यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि जो तीनों ये दोनों थे, तीसरे ने टकराया और इसके बाद तीनों एक साथ चलने लगे v/3 से, तो हाफ इंटू 3m, तीनों हो गए m+m+m, और वेलोसिटी को आपने तिहाई कर दिया क्योंकि यहाँ v/3 दिया हुआ है। हाफ इंटू 3m इंटू v/3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 mv²। यहां पर कंजर्व नहीं हो रही है, इस जगह पे कंजर्व नहीं हो रही है। एक बॉब ए है यहां पर, ये बॉब ए है पेंडुलम का, इसको 30 डिग्री से रिलीज किया गया इस वर्टिकल के हिसाब से, ताकि ये दूसरे बॉब जो बी यहां पर आपके ग्राउंड पे रखा है, इसको ये टकराए, रेस्ट पे रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि कितनी दूरी तक ये ए राइज करेगा टकराने के बाद। आपको जो साइज है बॉब्स का उसको निग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, और ये मानना है कि कोलिजन इसका इलास्टिक है। तो क्या होगा? क्या ये बॉब ऊपर उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। सवाल का जवाब ये है कि बॉब ए विल नॉट राइज एट ऑल, ये उठेगा ही नहीं, इसे टकराएगा इसके बाद उठेगा ही नहीं। जब इलास्टिक कोलिजन होता है दो इक्वल मासेस के बीच में, जिसमें एक स्टेशनरी है, दूसरा ये मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी हो सकती है इसको, तो जो स्टेशनरी है, ये जो स्टेशनरी मास है, वो इसकी वेलोसिटी ले लेता है, और जो मूविंग है वो उसी समय स्टॉप पे आ जाता है, रुक जाता है, कम टू रेस्ट। इस केस में भी यही हो रहा है कि पूरी तरीके से इसका मोमेंटम इसको मिल रहा है, स्टेशनरी मास को। इसका मतलब यह है कि बॉब ए जिसका मास m है, एक बार ये बॉब बी जिसका मास m है, इक्वल मास है, मेन चीज ये है इक्वल मास है, यहां से टकराएगा तो यहां पर ये जो रेस्ट पे है, जैसे ही टकराएगा ये
रेस्ट पे आ जाएगा और ये इसकी पूरी वेलोसिटी लेके आगे निकल जाएगा। एक बॉब, अगेन एक पेंडुलम का ही सवाल है, ये आपका पेंडुलम है, इसको रिलीज किया गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये होती है, यदि जो लेंथ है पेंडुलम का 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये 1.5 मीटर है, क्या स्पीड होगी जिससे बॉल अराइव करेगा इस लोअर मोस्ट पोजीशन पे, तो इस तरीके से छोड़ा गया, यहां पर आके इसकी क्या स्पीड होगी, आपको ये बताया गया है कि जो डिसिपेटेड है, इसका मतलब अगर यहां से यहां तक आया और एयर रेजिस्टेंस जो भी इस पे लग रहा है उसके कारण इसका 5% एनर्जी कम हो गई। तो लेंथ हमको दिया है 1.5, मास हम मान लेते हैं m, एनर्जी जो डिसिपेट हुई है वो 5% है। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ये L है, यहां पर इस पे mg लग रहा है, तो इसके पास एनर्जी कितनी है, mgh होता है, mg इंटू L कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो E इस P पोजीशन पे मान लीजिए, इस EP मतलब एनर्जी एट P मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू h, या h यहाँ पर L है। काइनेटिक एनर्जी इस बॉब की इस पोजीशन पे 0 है, तो कुल मिला के एनर्जी कितनी हुई, mgl, मतलब 0 प्लस mgl, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है ये बॉब, तो इस जगह पे तो 0 इसकी वेलोसिटी है, तो हाफ mv स्क्वायर भी करेंगे तो 0 आएगा, टोटल एनर्जी आपके पास केवल mgh बची है, e की 0 हो गई क्योंकि हाफ mv स्क्वायर में अभी वेलोसिटी 0 है। अब जब ये यहां पर आ गया, यहां पर क्या होगा, अब ये L पोजीशन चल चुका है, यहां पर मान लीजिए ये इसकी ग्राउंड पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो गई क्योंकि h 0 है या L 0 है, तो EP 0 हो गई। लेकिन इस जगह पे अगर हम E के माने तो इसके पास हाफ mv स्क्वायर आ चुकी है, यानी हाफ mv स्क्वायर आ गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस 0, तो इस जगह पे टोटल एनर्जी क्या हुई, हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब ये भी कहा गया है कि जब बॉब मूव करता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से यहां तक, तो 5% की इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसका मतलब केवल 95% एनर्जी बचती है, 95/100 कर दिया मैंने। अब टोटल एनर्जी जो लोअर मोस्ट पोजीशन पे है वो 95% एनर्जी है जो टोटल एनर्जी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, मतलब हाफ mv स्क्वायर शुरुआत में थी और ये हाफ mv स्क्वायर, ये mgl शुरुआत में थी, जब हाफ mv स्क्वायर हुई इसका मतलब ये है 95% mgl। इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सारी चीजें दी गई हैं, अंडर रूट करके ये आपका 5.28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एक ट्रॉली है जिसका मास 300 kg दिया हुआ है, इसके पास एक सैंड बैग है, इसमें एक सैंड बैग रखा हुआ है 25 kg का। अब ये फ्रीली मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड दी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। एक फ्रिक्शन लेस ट्रैक है, तो मतलब फ्रिक्शन आपको इग्नोर करना है। थोड़ी देर बाद जो सैंड है मतलब बालू रेत, वो लीक करने लगती है होल से, कोई होल होगा उसमें ट्रॉली के, और उसका रेट बताया गया है 0.5 kg पर सेकेंड। आपको बताना है क्या स्पीड है ट्रॉली की जब सैंड बैग पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। जो सैंड बैग है, एक ट्रॉली है, उसके ऊपर ये इस तरीके से एक सैंड बैग रखा है, मान लीजिए ये सैंड बैग रखा है। अब ये मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड इसकी दी हुई है 27 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इस काम कर रहा है इस सिस्टम पे या कहें सैंड बैग और ट्रॉली पे, वो तो 0 है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। जब सैंड यहां से लीक करना शुरू हो गई, इसका मतलब जो वेलोसिटी है उस पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका कारण ये है कि जो लीकिंग एक्शन है, यहां से जो चीजें निकल रही है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं प्रोवाइड, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं नहीं आ रही है, ये सब इंटरनल है सिस्टम के। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग अगर इसका हम लें तो स्पीड जो ट्रॉली की है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सवाल यह है कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, ये ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, वेलोसिटी इसकी दी हुई है v = a x⁻3/2। जब भी इस तरीके का सवाल देखें आप समझ लें कहीं ना कहीं कुछ ये x⁻3/2 है तो d/dx या इंटीग्रेशन कुछ होने वाला है। अब एक्सेलरेशन इसका ये दिया हुआ है, आपको बताना है वर्क डन नेट फोर्स द्वारा, जो डिस्प्लेसमेंट है 0 से लेकर 2 तक जा रहा है।
तो देखिएगा मैंने जैसे बताया, इसका कहीं ना कहीं आप या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे या वेलोसिटी निकालेंगे या कोई चेंज डी बाई डी एक्स निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास केवल कुछ बहुत छोटी चीज पूछी गई है, यानी कि एक ही चीज पूछी गई है, इसमें नहीं आता, लेकिन जब इस तरीके से आता तो ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आपको डी वी बाई डी टी या डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से निकालना पड़ सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। मास आपको 0.5 kg दिया हुआ है, यहां से हम मास लेंगे। अब वेलोसिटी जो बॉडी की है वो v इक्वल टू ए एक्स बाई एक्स 3/2 है। एक्सेलरेशन आपको यहां दिया हुआ है 5। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 से लेकर आपको x इक्वल टू 2 तक निकालना है, इस दरमियान निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी जब शुरुआत हुई तो x इक्वल टू 0 पे 0 है और फाइनल वेलोसिटी x इक्वल टू 2 पे 10√2। फाइनल वेलोसिटी 10√2 आया। कैसे? जब आप इसमें एक्सेलरेशन डालेंगे इस जगह पे और x इक्वल टू 2 डालेंगे, मतलब x वैल्यू आपकी 2 है तो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 5 और यहाँ पर x की पावर 3/2, यानी कि जब x है 2 की पावर 3/2, कितना आया ये 10√2। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हाफ चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी अभी आपने देखा कैसे निकला, हाफ एम बाहर ले लीजिए, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपने निकाल लिया, ये 0 है, दोनों का डिफरेंस लीजिए 50 जूल आएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। जो ब्लेड्स है विंड मिल के वो स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए, यानी विंड मिल इस तरीके से होती है, इस तरीके से मान लीजिए इसकी जो चक्रियां हैं जो हवा के साथ घूमती हैं, तो ये एक सर्कल बनाती हैं इस तरीके से। तो सर्कल जो है उसका एरिया ए दिया हुआ है। इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी ऑफ v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, इस तरीके से मतलब ये सर्कल है और आप ये मान लीजिए मैंने आपको टॉप व्यू दिया है तो इसके ऊपर से विंड आ रही है। व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t, मास क्या है एयर का जो इससे पास हो रही है, उस एरिया के हिसाब से बताना है। दूसरा आपको बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, काइनेटिक एनर्जी क्या है एयर की। और एक और चीज है कि आपको विंड मिल मान लीजिए 25% की जो विंड एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो अगर एरिया 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर आपको 1.2 kg पर मीटर क्यूब दिया है, तो आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालना है कितना आएगा। तो क्या क्या चीज दी हुई है? सबसे पहले तो ये है कि जो विंड मिल का सर्कल है, अगर मैं इसको दोबारा इस तरीके से बनाऊं, ये जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया ए दिया हुआ है, वेलोसिटी विंड की भी दी हुई है, डेंसिटी एयर की रो दी हुई है। अब जो पहले हम इसको फॉर्मूले को निकाल लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज रख लेंगे। तो वॉल्यूम जो विंड का है जो फ्लो कर रहा है, अगर मूव कर रहा है इस विंड मिल के थ्रू, वो है एरिया इंटू वी, राइट। वेलोसिटी वी हो गई, ए आपका एरिया हो गया, इतना वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू जो आपको वी दिया हुआ। अब मास क्या होगा? ये आपका अगर आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और अगर आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा। डेंसिटी अगर रो है तो डेंसिटी को इस एबी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मास आ जाएगा। अब पर यूनिट टाइम मतलब एक मास m है तो विंड फ्लो कर रहा है विंड मिल के थ्रू किसी टाइम t पर, तो रो ए वी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से तो रो ए बी इंटू टाइम हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एयर की कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन आप देखिए कि रो ए वी टी ये आपका मास हो गया, इतना मास पास हो रहा है, तो हाफ इंटू रो ए वी टी एम की जगह रख दीजिए और साथ में आपका हाफ एम वी स्क्वायर में एम की जगह आप ये पूरा रख देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर में एम की जगह हमने ये चीज रखी है, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई या सॉल्यूशन बन गया। अब एरिया जो बताया गया है वो है 30, वेलोसिटी विंड की है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी तरीके से डेंसिटी आपको 1.2 दिया हुआ है। लेकिन एक और चीज बताई गई है कि 25 जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो विंड एनर्जी का 25% है। तो 25% कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी जो एयर की हमने निकाली, यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका। 1/4 मतलब 1/4 नीचे है तो 4 × 2 8, तो 1/8 रो ए वी क्यूब बाई टी।
इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। अब ये टी और टी, ये और टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज है वो हमको सब पता है, 1.2 है, ये 30 है, ये वॉल्यूम हमको, ये V जो है वो 30 दिया हुआ। तो आपका तीनों को मल्टीप्लाई करिए और जो V है आपका इस जगह पे, तो यहाँ पर ये 36 जो है ना, ये 36 ये वेलोसिटी है, सॉरी ये वेलोसिटी है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मीटर पर सेकंड पे निकाल सके। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 10, इसीलिए 10 आया है। इन सबको रखिए, आपका 4.5 × 10 की पावर 3 आएगा। अगर इसको आप 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दें तो किलोवाट में आ जाएगा, तो 4.5 किलोवाट आ जाएगा। एक पर्सन है, एक इंसान जो कोशिश कर रहे हैं वेट लूज करने की, डाइटर है, डाइट पे है, वो 10 kg मास को उठाते हैं 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। 10 kg मास को वो 1000 बार उठाते हैं। हाइट कितने हाइट पे उठाते हैं, 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर उठाते हैं। मानिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो लॉस्ट हो रही है हर टाइम, ये जो पर्सन है, महिला है, ईच टाइम शी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। मतलब ये आपको अज्यूम करके चलना है जब ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है लूज हो रही है हर बार जब वो लोअर कर रही है मास को, उसमें कुछ डिसिपेट हो रहा है, कुछ मास डिसिपेट हो रहा है। तो हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट क्या काम कर रही है? अब जो फैट सप्लाईज है वो 3 फैट मतलब वसा, चर्बी, 3.8 × 10⁻⁷ ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम जो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, इसका एफिशिएंसी रेट है 20%। अब कितना फैट, कितनी चर्बी इन्होंने यूज की, ये जो डाइटर महिला है उन्होंने, देखिए मास जो वेट का है 10 kg है, तो ये 10 kg हो गया। हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक उठाती है, इसका हाइट है 0.5 मीटर, यहां से यहां तक कितने बार उठाती है, 1000 बार। तो वर्क कितना किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट? देखिए mgh तो इनका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसके अगेंस्ट काम किया बेसिकली, और n ये मतलब 1000 बार काम किया गया, तो mgh × 1000 कर दिया आपने, कुल मिला के आ गया 49 × 10⁻³ डिवाइड कर दीजिए इसको 10⁻³ से, तो 49 किलो जूल आ गया। अब अगले में ये दिया हुआ है कि जो इक्विवेलेंट एनर्जी है 1 kg फैट की, 1 kg फैट का पर किलोग्राम है ना, ये 1 kg फैट का जो एनर्जी इक्विवेलेंट है वो है 3.8 × 10⁻⁷, जो एफिशिएंसी रेट है 20%। तो मैकेनिकल एनर्जी जो उनकी बॉडी प्रोवाइड कर रही है वो क्या है, 20%, 3.8 × 10⁻⁷ का, यानी कि इसका 20%, इसका 20% कर दीजिए, तो 20% हमने कर दिया, 3.8 × 10⁻⁷, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ फैट लॉस्ट बाय डाइटर कितना होगा? देखिए हमने निकाला वर्क, इतना वर्क इन्होंने किया, करीबन इतना, है ना, और उसके बाद ये जो वैल्यू है ये है आपका कितना मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई किया इस बॉडी में। अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपका मास आएगा। ठीक, मास इस तरीके से आएगा। एक फैमिली यूज करती है 8 किलोवाट पावर। जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी है, जो इंसिडेंट है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसका एवरेज रेट 200 वाट पर स्क्वायर मीटर है, यदि 20% इस एनर्जी का उसको कन्वर्ट किया जा सकता है यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट? अगर 20% किया जा सकता है तो कितना बड़ा एरिया चाहिए ताकि 8 किलोवाट, हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई, कितना एरिया आपको चाहिए ताकि 8 वाट सप्लाई किया जा सके? आपको कंपेयर करना है ये जो एरिया आया रूफ का, मतलब एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ द टिपिकल हाउस, किसी टिपिकल हाउस के रूफ से कंपेयर करना है। तो ये 200 मीटर स्क्वायर आता है, किस तरीके से आता है मैं बताता हूं। जो पावर है वो आपको दिया है 8 किलोवाट, किलो को आप 10⁻³ लिख दीजिए, वाट में आ जाएगा। अब सोलर एनर्जी जो इन्होंने रिसीव की वो है पर स्क्वायर मीटर दिया है, ये 200 वाट है। ये भी कहा गया है कि 20% जो है कन्वर्जन है, यानी कि एफिशिएंसी जो कन्वर्जन की है सोलार से, मतलब सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है वो 20% है।
अब एरिया रिक्वायर्ड टू जनरेट द डिजायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब हमको एरिया जो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उस वो एरिया क्या होना चाहिए, तो एरिया कितना होना चाहिए, देखिए जो इन्फॉर्मेशन इस सवाल में दिया गया है यानी कि 8 × 10⁻³ ये किसके बराबर है, इन्होंने कहा कि 20% कन्वर्जन है, तो 20% इंटू एरिया और इंटू 200 वाट, 20% इंटू एरिया इंटू 200 वाट, यानी कि 20/100 इंटू 200, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इतना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है सोलार प्लेट का जिसकी जरूरत होगी हमें 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो इक्विवेलेंट होगा एरिया रूफ, जैसे 200 मीटर स्क्वायर है ना, 14 इंटू 14 करिए कितना आता है, 6 1 करिए है 5 1 4 कितना हो 196, तकरीबन 196 मीटर स्क्वायर, मतलब 14 मीटर बाय 14 मीटर 196, तो 196 200 के करीब है ना, मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए 14/14 का करीब होना चाहिए। आप इसको 14.1 14.1 या 14.2 भी कह सकते हैं, लेकिन इसको न्यूमरल में रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये बात हुई वर्क, एनर्जी और पावर के सवाल जवाब की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।